नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को बदल करके एक नई राजधानी बनाने जा रहा है, यानी कि जो प्रेजेंट में उसकी राजधानी है जकार्ता, वहां से शिफ्ट करके बोर्नियो आइलैंड पे अपनी नई राजधानी को वो शिफ्ट करने वाला है। आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और भारत के लिए क्यों इंडोनेशिया इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हमारे रिश्ते इसके साथ में कैसे हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य खबरों को थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप हेडलाइंस को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इंडोनेशिया जकार्ता से शिफ्ट हो रहा है कहाँ, बोर्नियो आइलैंड में, अपनी कैपिटल सिटी को बनाने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जानने लायक है कि जो इसका जकार्ता सिटी है ना, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स है जकार्ता सिटी में कि धीरे धीरे करके समुद्र का जो लेवल है, यानी कि जो सी का लेवल है, जो पानी का सी का लेवल है, सी लेवल यानी पानी का जो लेवल है समुद्र का, वो बढ़ता चला जा रहा है। और बढ़ने की वजह से उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है जकार्ता कहीं डूब न जाए। और अगर जकार्ता डूब जाता है तो किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी का डूब जाना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसके लिए। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया चाहता है कि कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए उससे पहले वो उस अपने आप को सेफ जगह पर शिफ्ट कर ले। इसीलिए वो अपने आप को बोर्नियो बोर्नियो आइलैंड पर लेकर के जा रहा है, अपनी कैपिटल सिटी को लेकर के जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को होने में लगभग लगभग 20 सालों का समय लगेगा, यानी उसका एक टारगेट है कि वो 20 से 25 साल में यानी 2050 तक 2050 तक इस काम को कंप्लीट करके पूरी तरीके से अपनी कैपिटल सिटी को वहां पे शिफ्ट कर लेगा। एक बड़ा सवाल बनता है कि सर आखिरकार ये कैपिटल सिटी को शिफ्ट कैसे किया जाता है? क्या यहाँ से लोगों को उठा करके ले जाएंगे और वहां पे रख देंगे? क्या यहाँ पे जो भी वस्तुएं हैं, जो सामग्री है, जो भी पशु है या फिर जो भी लोग हैं, जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों को यहाँ से उठा करके ले जाया जाएगा, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा? क्या क्या ऐसा कुछ होने वाला है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बल्कि जो होता है कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का प्रोसेस, वो ये होता है कि जो भी मुख्य सचिवालय है, जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं, जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एरियाज हैं, उनको दूसरी जगह पे बनाया जाना। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो अब इस जगह को छोड़ के उस जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, क्या होता है कि जो भी मंत्रालय हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, वो सभी इस समय पे दिल्ली में है। अगर किसी को भी कोई भी देश का कोई भी बहुत बड़ा काम है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा कहाँ, दिल्ली। और दिल्ली में जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे जो भी उनका काम है वो काम करवा लेगा और वहां से वापस चला आएगा। अगर मान लीजिए दिल्ली में किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है और हमें अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां की बिल्डिंग्स को उठा करके नहीं ले जाएंगे, बल्कि नई जगह पर जहां भी हम शिफ्ट करने वाले हैं वहां पर जाकर के नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को वहां पे स्थापित करेंगे, संसद भवन अलग से बनाया जाएगा, राष्ट्रपति भवन अलग से बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री का हाउस अलग से बनाया जाएगा, सभी चीजें दोबारा से निर्माण की जाएंगी और फिर वहां पे पूरे तरीके से सचिवालय का काम या फिर जो भी मिनिस्ट्रीज का डिफरेंट काम है वो किया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया भी करने वाला है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। देखिए, अगर हम इंडोनेशिया के लोकेशन को देखें, इंडोनेशिया कंट्री को, उसके बारे में समझने की कोशिश करें, तो इंडोनेशिया जो है ना, इंडोनेशिया एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से द्वीप समूह से बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके ये इंडोनेशिया बना है। अगर टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स की बात करें तो 17,508 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उन सभी को मिला करके इंडोनेशिया का निर्माण होता है। यानी इंडोनेशिया कोई एज ए कंट्री ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से लैंड से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बल्कि छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके इंडोनेशिया का निर्माण होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो ये है कि टोटल जो पूरी दुनिया की आबादी है, तो दुनिया की आबादी की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला यह देश है। लगभग 27 करोड़ या उससे अधिक की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। और हम अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, यानी मुस्लिमों की बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया के अंदर में रहते हैं। इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतनी बड़ी आबादी और उसकी कैपिटल सिटी जो है, उस देश की जो कैपिटल सिटी है, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आने से पहले सही तरीके से शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरे जगह पे लेकर के जाया जाए। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम मैप को देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो जिसमें टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, एशिया। अगर हम एशिया में देखें तो इंडिया बैठा हुआ है यहाँ पे
एशिया में जो हमारा साउथ एशिया है, वहीं पे जो हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हमको दिखाई देता है क्या, साउथ ईस्ट एशिया में ही हमको मिलता है इंडोनेशिया। साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका नाम है आसियान। आसियान का मतलब क्या है, आसियान का फुल फॉर्म ऐसा है कुछ कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसी को कहा जाता है आसियान। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें 10 है, यानी कि 10 कंट्रीज को मिला करके बनता है आसियान। इंडिया से साउथ ईस्ट में अगर हम जाएंगे, नीचे देखिए, जब हम वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं तो जो हमारा वो एक तरीके से डायरेक्शन को देखने का तरीका होता है, ऊपर की तरफ में हम नॉर्थ, नीचे की तरफ में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट देखते हैं। तो इंडिया से जो हमारा ये जो इंडोनेशिया है वो साउथ और ईस्ट में लगता है, मतलब ये हो गया ईस्ट और ये हो गया साउथ, तो यहां कहीं बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट, मतलब कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। कौन, इंडोनेशिया। हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसे बहुत ज्यादा खास बना देती है। देखिए जिन 10 कंट्रीज की बात की हमने, उसमें है वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये सभी कंट्रीज ऐसी कंट्रीज हैं जो कि साउथ एशियन नेशंस में आते हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में आते हैं। थोड़ा सा एक चीज और हमारे लिए जानने लायक है कि इन सभी कंट्रीज में से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिन्हें कि चाइना से थ्रेट है। चाइना से थ्रेट होने की वजह से, जैसे कि फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी कंट्रीज को चाइना से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रेट रहता है, हमेशा डर रहता है हमेशा, और इसीलिए इंडिया इनके साथ में एक मित्रवत व्यवहार करता है और इनके साथ में बहुत ज्यादा हम ट्रेड डील्स भी करते हैं, डिफेंस डील भी करने की हम हमारे द्वारा कोशिश कंटिन्यूअसली की जा रही है। इसके बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसमें से वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ में। साथ ही साथ जो हमारा सिंगापुर है, सिंगापुर को अगर हम देखेंगे तो यहीं से मलक्का स्ट्रेट हमारा गुजरता है, जहां से बहुत बड़ा व्यापार होता है, यानी कि बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है। और इस ट्रेड रूट को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सिंगापुर और इंडोनेशिया दोनों ही बराबर के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर हम बात कर रहे थे इसके जियोग्राफिकल लोकेशंस की, तो अगर हम जियोग्राफी को बात करें तो ये जो हमको दिखाई देता है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर की अगर हम लाइन को देखें ध्यान से, तो इसी पर आता है इंडोनेशिया। और आपको इक्वेटर के बारे में पहले से ही पता होगी, नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि इक्वेटर वो जगह है जहां पर आने वाली सभी कंट्रीज में हरियाली बहुत ज्यादा होती है। हरियाली से मतलब यहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है और लगभग लगभग हर रोज वर्षा होती है यहाँ पे। इसी वजह से जो भी कंट्रीज इक्वेटर पे पाई जाती हैं, वहां का जो भी लोकेशन है, जो भी वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये रिच डाइवर्स होते हैं। रिच डाइवर्स मतलब, रिच डाइवर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे, हरियाली बहुत ज्यादा होगी, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होंगे, और उसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों के जीव जंतु भी पाए जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाने की वजह से इसको इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा खास बना दिया जाता है। इंडोनेशिया इसीलिए खास है। दूसरी चीज, पाम ऑयल, यानी कि जो पाम ट्री होता है जिससे पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है और इंडिया बहुत ज्यादा पाम ऑयल इससे खरीदता है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडोनेशिया में किसी भी तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आए, और इससे वजह से हमारा जो ट्रेड है इसके साथ में वो किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा बाधित ना हो। खैर सिर्फ और सिर्फ पाम ऑयल ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी चीजों का व्यापार इंडोनेशिया के साथ में हम मिल करके करते हैं। पिछले साल से इंडोनेशिया कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कि हम G20 की प्रेसिडेंसी इस वर्ष कर रहे हैं, इंडोनेशिया के पास थी, यानी कि इससे पहले G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, और इंडोनेशिया के बाली में ही उसकी पूरी मीटिंग हुई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, वोडोडो, क्या तो उनका नाम है, उनके द्वारा उसकी अध्यक्षता सौंपी गई इंडिया को, और बकायदा इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के द्वारा की जा रही है। तो G20 की बात सिर्फ नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंडोनेशिया और इंडिया के रिलेशंस को लेकर के। खैर ये है वो सिटी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जकार्ता के लिए, क्योंकि ये कैपिटल सिटी है।
जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा ये इंडोनेशिया के लिए इंपॉर्टेंट थी। खैर, यहाँ पे जो रहने वाली पॉपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम फेस करती है पानी से लेकर के। पानी से लेकर के मतलब क्या है? पानी से लेकर के मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी वर्षा होती है तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, और पानी बहुत ज्यादा भरता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लैंड बहुत कम है। लैंड मतलब कि जो भी लैंड है वो उसमें से पानी का रिसाव हो नहीं पाता, और पूरी तरीके से वो कंक्रीट से भरा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गए हैं या तो फिर रोड्स बना दिए गए हैं। तो खाली जो स्पेस होना चाहिए जिससे पानी इस करके अंदर चला जाए, वो बचा हुआ नहीं है, और इसी वजह से इस ये जो पूरी सिटी है ना, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। खैर, हमारे लिए तो ये 4 महीने की बात है क्योंकि बरसात में ही हमारे यहाँ बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया में हमेशा ही बारिश होती रहती है, और इक्वेटर पे होने की वजह से कंटिन्यूअसली कभी कभी ज्यादा समय तक बारिश होती है, तो पानी को न निकल पाने की वजह से इस सिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ट्रैफिक को लेकर के और भी बहुत सी चीजों को लेकर के। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे बहुत सी चीजें बाध्य हो जाती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जो भी काम मंत्रालय के काम होते हैं और भी बहुत से कार्य होते हैं, वो डिफरेंट पोजिशंस पे अफेक्ट होते हैं, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट करके जो नई सिटी बनाई जाएगी बोर्नियो आइलैंड पे, उसमें हमने एक तरीके से ये देखा है कि बहुत से डिफरेंट जोन्स बनाए जाने की बात है, जिसमें कार फ्री जोन्स, प्रेसिडेंशियल पैलेस, फॉरेस्ट डिस्कवरी सेंटर, बॉटनिकल गार्डन, मतलब कि जो भी एक अच्छी कैपिटल सिटी में होने चाहिए उन सभी चीजों को ध्यान में रख के उसको बनाया जाने की बात की जा रही है। जो बोर्नियो है ना, बोर्नियो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखता है, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में हमारी जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल सिटी है जकार्ता, वहां से जो बोर्नियो आइलैंड है वो डिफरेंट तो है, सेपरेट तो है, जिसके बीच में जो एक सी है जिसका नाम है जावा सी, यानी जावा सी जो है वो बोर्नियो और जकार्ता को अलग करता है, सेपरेट करता है। जब बोर्नियो बन जाएगा कैपिटल सिटी तो वो मलेशिया से बहुत ज्यादा पास हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया की जो कनेक्टिविटी है वो थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी आने वाले समय में, क्योंकि जो कैपिटल सिटी होगी वो यहाँ पर बननेगी बोर्नियो के अंदर में, और बोर्नियो के अंदर में जब कैपिटल सिटी बन जाएगी तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि आने वाले समय में बोर्नियो की कैपिटल सिटी बन जाने की वजह से वो मलेशिया से भी काफी ज्यादा कनेक्शन फील कर पाएगा। देखिए, और डूबने, देखिए जकार्ता के डूबने की जो बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है वो है सी लेवल का बढ़ जाना। सी लेवल का बढ़ जाना मतलब आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कंटिन्यूअसली सी का लेवल बढ़ता जा रहा है, और सी का लेवल जब कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो जो भी ऐसे आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड्स जो कि पानी के बहुत ज्यादा चारों तरफ से घिरे हुए हैं और धीरे धीरे करके डूबते चले जा रहे हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने जा रहा है जकार्ता से बोर्नियो में। देखिए, बोर्नियो में जहां पर इसको बनाए जाने की बात की जा रही है उस जगह का नाम है नूसंतारा। नूसंतारा का एक ऐसी लोकेशन है जहां पर इसको बनाए जाने की बात की जा रही है कि हम वहां पर जाएंगे और अपनी नई कैपिटल सिटी का निर्माण करेंगे। अगर कुछ सिटीज की बात करें जो कि धीरे धीरे डूब रही हैं, तो आप ये येलो कलर में जो आपको दिखाई देंगे, वो येलो कलर के आइलैंड्स वो डूब चुके हैं, लगभग लगभग पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जैसे कि बेटेट हो गया, जिसपे गुंडूल हो गया, ये दो आइलैंड्स हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और वहीं पे जो आपको स्काई ब्लू कलर के दिखाई देंगे, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, यानी कि ये लोग लगभग सी लेवल से थोड़े ही ऊपर हैं, यानी कि इनके भी डूबने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया जल्दी से जल्दी लोकेशंस को शिफ्ट करने जा रहा है। इस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ की प्रॉब्लम या फिर एक तरीके से पानी के भर जाने की प्रॉब्लम जकार्ता को फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां से पानी का पूरी तरीके से निकलने का सिस्टम नहीं है सही से, कंक्रीट्स पूरी तरीके से फैले हुए हैं और पानी बहुत ज्यादा तेजी से वहां से निकल नहीं पाता, समुद्र जमीन के अंदर ना तो जा पाता है ना ही बाहर निकल पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे जनसंख्या घनत्व है और बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बनाई हुई है, खाली एरिया बहुत ही कम है, वाटर को निकलने की जगह बहुत ही कम है। नूसंतारा जो जगह बनाई जा रही है वो रिच डाइवर्सिटी या फिर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट वाला इलाका है, और वहां से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्प्लेस किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन का काम होगा। इसके लिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम रिफॉरेस्टेशन का काम करेंगे, जितने पेड़ पौधे यहाँ से काटे जाएंगे, जो भी प्रजातियां यहाँ पे विलुप्त होंगी या फिर जो भी प्रजातियां यहाँ से शिफ्ट होंगी, उनको प्रॉपर तरीके से दूसरे जंगलों में हम शिफ्ट करेंगे, या फिर दूसरे जिस भी तरीके से रिफॉरेस्टेशन का काम किया जाएगा वहां पर हम इनको शिफ्ट करेंगे, किसी भी तरीके से डाइवर्सिटी को अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये प्रमाण रहा है, इतिहास हमें बताता है कि जब भी किसी भी तरीके से
नई सिटीज का निर्माण होता है तो बड़े पैमाने पर जानवरों का, बड़े पैमाने पर डिफरेंट प्रजाति के पेड़ पौधों का पूरी तरीके से हनन होता है, वो विलुप्त हो जाते हैं, लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हो सकता है इंडोनेशिया के इस नए आइलैंड पे नूसंतारा में जो भी काम होने वाला है, जो नई कैपिटल सिटी बनाए जाने का काम किया जा रहा है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।